अब आप लोगों का यूनिट थर्ड में मैंने कल एक पोएम आइडेंटिटी कार्ड पढ़ाया था। महमूद दरवेश साहब की पोएम है। अब आज दूसरी पोएम है जो आपकी डिगिंग है, सीमस हैने की, जो इरिश पोइट है और जो पैदा हुए 1939 में और उनकी डेथ हो गई 2013 में। और इनको अवार्ड मिला 1995 में, रिसीव किया नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। और उसके अलावा इन्होंने ये एक बहुत अच्छे प्ले राइटर भी थे, ट्रांसलेटर भी थे। और इनका काम ज़्यादा पर था, मतलब ये नॉवलिस्ट थे। उसके बाद इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क जो है वो डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट थी इन 1966 65। चंद लोग 65 बोलते हैं, चंद लोग 66 बोलते हैं। और थीम क्या था इनकी इस पोइम डिगिंग का? थीम क्या था? ये ट्रेडिशनल फैमिली और लेबर, जो तीन जनरेशन्स का जो ऑथर है, इनका, इनके अब्बू का और इनके दादाजी का, थ्री जनरेशन्स की कहानी है कि पहले पहले कैसे हम एग्रीकल्चरिस्ट्स होते थे और उसके बाद हम स्पेड लेते थे, सुबेड से डिगिंग करते थे, आलू की खेती पैदा करते थे। आजकल मैं एज ए स्पेड इस पेन को यूज़ करता हूँ और कलम के ही ज़रिए मैं पूरी 20 साल पुरानी कहानी लिख रहा हूँ। ये इसका मेन थीम है इस पूरी पोइम का। और ये अपना मतलब एग्रीकल्चरल फील्ड्स को एक्सप्लेन करता है और फिर अपने दादाजी और अपने अब्बू जी की हिम्मत को, कि वो कैसे डट के काम करते थे, और उनकी हिम्मत पे ही ये पूरी कहानी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ मी। मार्गरेट एटवुड ने, जो कैनेडियन बहुत अच्छी स्कॉलर थी, उन्होंने लिखा है। और उनके का जो बर्थ हुआ है वो 1939 में हुआ है। और उन्होंने किस थीम पे लिखा है? ये डेथ द सब्जेक्टिविटी ऑफ ट्रूथ, रियलिटी क्या है डेथ। और ये नॉवलिस्ट भी है और इनने बहुत अच्छा काम किया है पब्लिकेशन में। 18 बुक्स इनकी पब्लिश है। उसके बाद 18 नॉवेल्स इन्होंने लिखे, 11 बुक्स लिखी, फ्रिक्शन एज वेल एज नॉन फ्रिक्शन पे। उसके बाद इनको अवार्ड मिला है, बुकर प्राइज़ मिला है, ऑथर है ये, और क्लार्क। और उसके अलावा इनने असल में क्या दिया है अपनी इस पोइम में, एटवुड ने, इन्होंने, मार्गरेट एटवुड ने ये कहा है कि एक फोटोग्राफ है। बचपन में ही पोइट अपने आप को दिखाता है कि मेरी डेथ हुई है। डेथ एक पॉन्ड में होती है और पानी की सतह के नीचे होती है उसकी लाश। और बाकी लोगों को कुछ नहीं पता होता किसकी डेथ होगी। एक फोटोग्राफ की कहानी कही जाती है जिसके राइट में एक पेड़ है, पेड़ की टहनियाँ हैं, और जिसके मिडल के ऊपर है फिर एक घर, और उसके पीछे जो बैकग्राउंड है, पॉन्ड के पीछे एक पहाड़ी है। उसी को इसने सिग्निफाई किया और उसी पे एक कहानी है कि अगर दुनिया में किसी की भी डेथ होती है तो दुनिया नहीं रुकती है, दुनिया चलती रहती है। और इवन जो इस पॉइंट की डेथ हुई है ये लिखती है कि मैं पानी के नीचे थी, मतलब मेरी लाश का पता ही नहीं था लोगों को। इवन फोटोग्राफ में तो थी लाश, फोटोग्राफ में अपियर नहीं थी, लेकिन उस लाश के एरिया का फोटोग्राफ है। उसी को अब मैं एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन स्टैंजा, और फिर आप लोगों को ईजीनेस, आप लोगों को ईजी पड़ जाए। मैं एक एक लाइन को एक्सप्लेन करता हूँ, देख लीजिए। ये पोइम सेकंड है यूनिट जो यूनिट आपका थर्ड है उसकी सेकंड पोइम है। कल मैंने एक एक्सप्लेन की थी आप लोगों को। अब ये सेकंड पोइम है। सेकंड पोइम का नाम ही है डिगिंग। डिगिंग का मतलब खुदाई करना। ये मैंने एक्सप्लेन पहले ही किया कि किस किस के बारे में है। ये डिगिंग जो है ये तीन जनरेशन्स के बारे में लिखा गया है पोइट ने। एक अपने बारे में, अपने फादर के बारे में और अपने दादाजी के बारे में। इन तीनों के बारे में पोइट लिखता है। थ्री जनरेशन्स का ये राइट अप मटेरियल है, पोएम है। डिगिंग जो लिखी है सैमस हैनी ने लिखी है। फर्स्ट टाइम जब ये पब्लिश हुई 1966, और चंद बुक्स में 1967 भी है और 65 भी है, कंफ्यूज मत हो जाइए। किसमें? पोइट्री कलेक्शन जो इनकी थी, डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट, ये एक किताब थी, उसी से ये पोएम निकाली गई। उसके बाद इस पोएम का मेन थीम क्या है? थीम है ट्रेडिशन, फैमिली एंड लेबर। मीन्स ट्रेडिशन मतलब जो हमारे पूर्वजों के तौर तरीके थे वो कैसे थे, उनकी फैमिली कैसी थी और हम काम कैसे करते थे, उसी बारे में है ये। अब ये साइमंस हैनी मतलब जो ये ऑथर है, ये कब पैदा हुए? 13 अप्रैल 1939 को, और डेथ हुई इनकी 30 अगस्त 2013। अब ये इरिश थे, और इरिश में एक प्ले राइटर थे, पोएट थे, एकेडमिशियन थे, और 1995 में इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला। उसके बाद इनके फेमस वर्क्स जो थे, डेथ ऑफ ए नेचुरलिस्ट, फील्ड वर्क, स्पिरिट लेवल, और बेवॉल्फ, ए न्यू वर्सेस ट्रांसलेशन
डिस्ट्रिक्ट एंड सर्कल, ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स थे। उसके बाद अब पोइम को हम एलॉबरेट करेंगे वन बाय वन स्टेंजा। बिटवीन माय फिंगर्स एंड माय थंब स्क्वैड कैन रेस्ट स्नैग एज अ गन। ये क्या कह रहे हैं, मेरी छोटी सी कलम जो फिट होती थी मेरे उंगलियों में, और ये वैसे ही तैयार थी चलने के लिए जैसे एक बंदूक पे हम ट्रिगर पे हाथ दबाएंगे और वो जब चलने के लिए तैयार होता है, वैसे ही मेरी कलम जो थी वो चलने के लिए तैयार थी। के बाद अंडर माय विंडो अ क्लीन रेस्पिंग साउंड, जो मैं खिड़की पे बैठा हुआ था, वहां से नीचे मुझे एक साफ कड़कश आवाज, सख्त आवाज सुनाई दी। किसकी? जो व्हेन द स्पेड सिंक्स इनटू ग्रेवल ग्राउंड, जब ये स्पेड स्पेड जो था ये घुस गया किसमें? जमीन में। और कैसे? व्हेन द स्पेड सिंक्स इनटू द ग्रेवल ग्राउंड, ग्रेवल ग्राउंड कहते हैं जिसमें कंकर हो, उस ग्राउंड को जिसमें कंकर मिक्सअप हो सॉइल के साथ, तो ग्रेवल ग्राउंड उसी को कहते हैं। उसमें घुस गया और उसमें एक क्लीन रेस्पिंग साउंड निकल गई, एक आवाज, खड़खड़ती आवाज निकल गई उन कंकरों से जब वो टकराया। माय फादर डिगिंग, आई लुक डाउन, मेरे जो अब्बू थे वो वहां पर डिग कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे, और मैंने बाहर की तरफ देखा। ओके, उसके बाद टिल हिज स्ट्रेनिंग रैंप अमंग द फ्लावर बेड्स, जो उनकी कमर थी, स्ट्रेनिंग रैंप मतलब कमर जो थी वो झुक गई फूलों की टहनियों तक। मीन्स वो जब खुदाई करते थे, जब कोई भी आदमी मतलब खेत पे खुदाई करता है, जब वो नीचे से मतलब उसको उठाता है, मतलब नीचे से स्पेड को लगाता है, फिर वो झुक जाता है, फिर उसको ऊपर से उठा के, जैसे मैंने यहाँ स्पेड दिखाया, फिर वो उठता है। मीन्स उन फूलों की टहनी तक वो झुक गया उसका कमर, फिर उसने वो स्पेड के जरिए वो पूरा सॉइल उठा लिया। और जब वो झुकता था, बेंड स्लो, वो नीचे हो जाता था, कम्स अप 20 ईयर्स अवे, मुझे याद आ गया 20 साल हुए तब से। ये पोएट कहता है कि मगई तनपठन वो वरी, 20 साल पुराने की कहा, पुराने दिनों की मैं ये कहानी आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मगई वो वरी ये वचन, वो 20 साल पहले मैंने ये देखा कि मेरे अब्बू जो थे तिम नबर कहीं ग्राउंडस मज काम करन, तिमन ओस बिल्टे अतस के, तिम खुदाई करन, तथ मज ग्रेवियल, तथ मज स्टोन्स, युस यह स्पेड युस यह बिल्टे ये टकरियो तिमन कन सत, तमो कर गड़गड़ाती हुई आवाज, मैं दिस विंडो की नजर। तम पतन क्या गो, जब वो झुके तो स्टूपिंग इन रिदम थ्रो पोटैटो ड्रिल्स वेयर ही वाज डिगिंग, ये क्या गो, एक रिदम था, वो डाउन होते गए, फिर ऊपर उठते गए, फिर नीचे गए, इसमें खेत, आलू के खेत में उसको ड्रिल करते गए, ड्रिल को खुदाई करते गए और निकालते गए वो आलू, और वो डिग करते गए और आलू वहां से निकलता गया। द कोर्स बूस्ट nestled on the lug, the shaft against the inside knee was levered firmly। ये कह रहे हैं जब वो अपने कोर्स बूट, पुराने जूते, जो पुराने जूते से उनसे इस स्पेड पे, ये देखो यहाँ पर प्रेशर करते हैं, प्रेशर पिक्चर मैंने दे दी है, पिक्चर पे देखिए प्रेशर करते हैं, जब प्रेशर करते हैं किसके, नी के जरिए उस पे प्रेशर करते हैं, और उससे क्या होता है, वो डीप चला जाता है और फिर उसको उखाड़ के रख लेते हैं दूसरे साइड। मीन्स पूरी ताकत से, वो पूरी ताकत उसमें जोकते थे, फिर उसको टिलिंग करते थे। उसके बाद he rooted out tall tops, buried the bright edge deep, वो गहराई में इसको डालते थे। मीन्स जो ये स्पेड उनके हाथ में था, इसको गहराई, डीप रूटेड, डीप गहराई में डालते थे, और वहां से नए नए पटेटोज निकालते थे, मीन्स आलू वहां से निकालते थे। जब वो निकालते थे, फिर क्या होता था, टू स्कैटर न्यू पोटैटोज दैट वी पिक्ड, हम लोग क्या करते थे, हम पिक करते थे उन आलू को, जो आलू वो निकालते थे नीचे से, मतलब स्पेड के जरिए ऐसे निकालना, और फिर हम उन आलू को पिक करते थे, हम पिक करते हैं, कलेक्ट करते थे। लविंग देयर कूल हार्डनेस इन आवर हैंड्स, और हमें बहुत पसंद होती थी जब हम आलू अपने हाथ में, मीन्स ये बच्चा कम से कम 2 4 5 साल का होगा, तब ये अपने हाथ में ये आलू उठाता है पॉइंट, तो इसको बहुत पसंद आता है, अमिस बड़ा मजा यह शुमाना याद कूल, ओहो सॉफ्ट सॉफ्ट ऑल रटम अतस के, ये बड़ा खुश होता है। उसके बाद बाय गॉड द ओल्ड मैन कुड हैंडल, अल्लाह की कसम, ये रियली में ये आदमी जो बुजुर्ग आदमी है, मेरे अब्बू वो ओल्ड है,
तो क्या ये कर पाते हैं ये चीजें? क्या ये कर पाते हैं? उसके बाद हैंडल अ स्पेड, ये इस मतलब जो ये स्पेड हो, क्या ये कर पाते हैं? और ये कैसे करते हैं? जस्ट लाइक हिज ओल्ड मैन, ये वैसे ही काम करते हैं जैसे इनके अब्बू करते हैं। मीनस युस मे ग्रैंड फादर छु, यिथ काटि सु छु करन, इथै काटि छु मेवन फादर ति करन। क्या मेरे अब्बू वैसे ही करते हैं जैसे मेरे ग्रैंड फादर करते हैं। माय ग्रैंड फादर कट मोर टर्फ इन अ डे। म्यून यूज बिड़बा बोस, जो मेरे ग्रैंडफादर थे, जो मेरे ग्रैंड अब्बू हैं, दादू जो थे, वो सबसे ज्यादा घास काटते थे एक दिन में एज कंपेयर टू बाकी लोगों से। मीन्स सबसे ज्यादा घास काटने वाले मेरे अब्बू मेरे दादाजी थे उस एरिया में। ठीक है। माय ग्रैंडफादर कट मोर टर्फ इन अ डे देन एनी अदर मैन ऑन टर्नर्स बॉग। टर्नर्स बॉग जो है वो इरिश में, वो इरिश का एक गांव है। मीनस जो पॉइंट का जहां से रहते हैं वो उसी का गांव था। टोनर्स बॉग उसके गांव का नाम है। मीनस टोनर्स बॉगस मज दीते ते महनी मतलब घास षटन, अम मज सारे फास्ट अम सुन दादाजी षटन, तम सुन पॉइंट सुन। वंस आई कैरीड हिम मिल्क इन अ बोतल, एक दिन मैंने क्या किया, मुझे घर वालों ने दूध दे दिया और कहा ये दादाजी को ले जाओ। और मैं गया दादाजी को लेने के मतलब दूध बोतल में भरा और कहा जाके दादाजी को दे दो। और मैंने उसका जो ढक्कन रखा, कॉर्क्ड स्लोपली विद पेपर, मैंने उसके ढक्कन को लाइटली रखा, ज्यादा कस के नहीं रखा, लेकिन लाइटली उस पे एक पेपर डाल दिया, कॉर्क्ड मैंने उसको बंद किया पेपर के जरिए। अब मैं पहुंचा दादाजी के पास। He straightened up to drink it, then fell to right away. वो खड़े हो गए, उन्होंने दूध एक ही गटकार में पी लिया और बोतल साइड में रखी और फिर खड़े होके दोबारा काम स्टार्ट किया। उसके बाद टू ड्रिंक इट एंड फेल टू राइट अवे, बस जल्दी उन्होंने काम स्टार्ट दोबारा किया। उसके बाद निकिंग एंड स्लाइसिंग नीटली, सफाई से घास काटते थे वो, हमेशा सफाई से वो घास काटते थे। फिर और heaving swords over his shoulders, going down and down। और क्या करते थे, एक तो सफाई से वो घास काटते थे, फिर क्या करते थे, जो ये टर्फ था, टर्फ का मतलब जो मिट्टी उस स्पेड में लाते थे, वो उसको कंधे के ऊपर ऐसे फेंक देते थे। तातुन के इस एमी बेल सिकन तुलन मिट्टी पत्ते हुआ लगावन, वो भी वैसे ही करते थे। ये जो सिंपल कहानी, क्या करते हैं, उस पेड़ को खोद देते थे, नीचे डाल देते थे, फिर उसको उठा के दूर फेंकते थे कंधे के ऊपर से। ये एक्शन मुझे याद है। ओवर हिज शोल्डर्स गोइंग डाउन एंड डाउन, नीचे खुदाई और करते थे नीचे नीचे। फॉर द गुड टर्फ डिगिंग, तब तक करते थे जब तक अच्छी मिट्टी ना निकले, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ये जो मिट्टी है वहां कंकर ज्यादा है। अगर कंकर में हम आलू बोएंगे तो वो नहीं बनेगा, हमें थोड़ा नीचे गहरा खोदना पड़ेगा कंकर को हटा के ताकि आलू बने। उसी के बाद कहता है कि फॉर द गुड टर्फ डिगिंग, ये इसलिए डीप जाता था ताकि अच्छी मिट्टी आ जाए, अच्छी मिट्टी आ जाए, इसलिए वो डीप डीप जाते गए। नेक्स्ट के बाद द कोल्ड स्मेल ऑफ पोटैटो मोल्ड, जो वो आलू निकलता था उसका जो ऊपर का छिलका था वो जब हम तोड़ देते थे वहां से एक खुशबू निकलती थी। वो जो खुशबू निकलती थी उसी को कहते थे कोल्ड स्मेल ऑफ पोटैटो मोल्ड, स्क्वैच एंड स्लैप। क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो ये कोल मतलब जहां से हम इसके वो ऊपर का काटते थे इस आलू का, तो वहां से एक अच्छी स्मेल आती थी आलू की। एंड स्पैश एंड स्लैब, फिर क्या होता था, फिर गीली जमीन पर जो वो क्या करते थे, आप सोगी पीट, गीली जमीन पर वो अपना ये स्पेड जो है उसको मारते थे गीली जमीन पे, ताकि जो मिट्टी उसमें लगी हो वो डिटैच हो जाए। आप सोगी पीट द कर्ल्ड कट्स ऑन एन एज, जो ये स्पेड था उसको मारते थे किस पे, वो मारते थे इस पे जमीन पे, ताकि क्या हो जाए, ताकि ये हो जाए ये गीली मिट्टी उससे अलग हो जाए। क्योंकि जब वो स्पेड डालते थे जमीन में खुदाई के लिए, फिर उसमें गीली मिट्टी लग जाती थी, फिर उसको ऐसे मारने से क्या हो जाता है, वो छूट जाती है। थ्रो लिविंग रूट्स अवेकन इन माय हेड, क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अभी भी जिंदा है मेरा दिमाग, अभी भी वो यादें ताजा है मेरे माइंड में, मेरे माइंड में अभी भी वो यादें ताजे हैं। बट आई हैव नो स्पेड, लेकिन मेरे पास वो स्पेड है ही नहीं टू फॉलो मैन लाइक देम,
ताकि मैं अपने अब्बू और अपने दादाजी की तरह वही खेती करूँ, ताकि बितखन बितला खुदुन बितला खुदाई करें, ताकि मैं भी ग्राउंड को खुदाई करूँ। लेकिन मेरे पास वो स्पेड नहीं है, मेरे पास वो बिल्टा नहीं है, जिससे मैं काम करूँ, वैसे ही काम करूँ यित्थ कटि मेन मल तो मेन दादाजी ओस करन। एक तो बिटवीन माय फिंगर्स एंड माय थंब, लास्ट में कहता है इन उंगलियों और इस थंब के दरमियान द स्क्वाड पेन रेस्ट्स, मेरा जो कलम है ये इसी में बंद है। आई विल डिग विद इट, मैं स्पेड की ज़रूरत नहीं है, मैं इसी कलम से लिखता जाऊँगा, लिखता जाऊँगा। मेरे दादाजी और मेरे अब्बू जी ने जो कहानी लिखी उन्होंने तो सिर्फ़ डिग किया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिगिंग की, खुदाई की, लेकिन मैं इस कलम से इस खुदाई को फ्यूचर में बदल दूँगा। मीन्स ये हमेशा ज़िंदा रहेगी। क्यों? क्योंकि इसने ये जब ये राइट अप किया, ये स्पीड की कहानी, ये अपने ट्रेडिशंस पूर्वजों की कहानी और उनका कल्चर वो उसने पेन डाउन किया, तो ये हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा और वो जो स्पेयर था वो उसी उनकी ही जनरेशन के साथ खत्म हुआ, लेकिन इसकी जो जनरेशन है ये ओवर जनरेशंस कहानी जिंदा रही। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कहानी है दिस इज अ पिक्चर ऑफ मी, मार्गरेट एटवुड ने ये दी है, लास्ट मतलब पोएम है। ये जो पब्लिश हुई है ये उनकी कलेक्शन सर्कल गेम अब हुई है 1964 में। ये स्टेंजा के ही टर्म, एक रिदम नहीं है इसमें, ये पोएम है, ये जस्ट एक स्टोरी है, फ्री वर्सेस है, इसमें वर्सेस नहीं है, स्टेंजा नहीं है और इसमें कोई रिदम भी नहीं है। उसके बाद थीम क्या है इसका? इस पोएम का थीम है डेथ, द सब्जेक्टिविटी ऑफ ट्रूथ। बाद मैंने क्योंकि पहले ही आपको एक्सप्लेन किया ये किसके बारे में है। उसके बाद जो ये मार्गरेट एटवुड पैदा हुई है, ये नवंबर 18 को पैदा हुई है 1939 को। ओके, उसके बाद कैनेडियन पोइट है ये, नॉवलिस्ट है, लिटरेरी क्रिटिक्स है, एसेइस्ट है, एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट है। पब्लिश क्या की कितनी की 18 बुक्स पोइट्री की, 18 नॉवेल्स, 11 बुक्स नॉन फिक्शन की। फिक्शन का मतलब हो गया जो आइडिया हो, जस्ट एक थॉट हो, और नॉन फिक्शन का मतलब जो रियलिटी हो। 9 कलेक्शन ऑफ शॉर्ट फिक्शंस एंड एक चिल्ड्रन बुक, मतलब बच्चों के लिए उन्होंने 8 बुक्स बनाई। उसके बाद अवार्ड्स क्या-क्या मिला इनको? ब्रुकर प्राइज मिला, आर्थर सी क्लर्क प्राइज मिला, गवर्नर जनरल्स अवार्ड मिला। फेमस वर्क्स इनकी है सरफेसिंग, उसके बाद कैट्स आईज, एलास ग्रेस, द ब्लाइंड असैसिन, ये इंपॉर्टेंट वर्क्स थी इनकी, मार्गरेट एटवुड की। उसके बाद मैंने इनका फोटोग्राफ भी दे दिया क्योंकि कभी-कभी समझता है इंसान ये फीमेल है, ये मेल, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब ये मैं मार्गरेट एटवुड की तस्वीर भी है यहाँ पर। अब देख लीजिए अब इन्होंने कहा क्या है। इट वाज टेकन सम टाइम अगो, ये खींचा गया चंद लम्हे पहले, चंद वक्त पहले खींची गई है, ये तस्वीर की बात कर रही है। एट फर्स्ट इट सीम्स टू बी अ स्मेड प्रिंट, ब्लूड लाइन्स एंड ग्रे फ्लेक्स ब्लेंडेड विद द पेपर। कहते हैं जब कोई भी पहले देखता है इसको, ये वैसे ही लगता है कि एक इंक फैली हुई है, इंक की लाइन्स, और ग्रे फ्लेक्स की तरह ये फैला हुआ है पेपर, जिसमें जैसे लगता है पानी लगा है। अगर आप देखोगे अपने अब्बू, अपनी अम्मी की या दादी की पुरानी वो ब्लैक एंड व्हाइट की फोटोग्राफ्स, अगर उसको कभी पानी-वानी गिरा होगा, तो उसकी शेड जैसे फेड होती है, वैसे ही इस पिक्चर की भी शेड जो है फेड हुई है। ये क्लियर दिखता नहीं है, इसलिए इसकी ये बात कर रही है, ये ओल्ड पिक हो सकती है। देन एज यू स्कैन इट, जब आप इसको बार-बार देखोगे, स्कैन करोगे, गहराई से देखोगे, यू सी इन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर, आप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर में क्या देखोगे? जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ लेफ्ट, मैं लेफ्ट दिखा रहा हूँ तो आपको वो राइट दिखेगा, इसलिए ध्यान रखना जब आप वीडियो देखोगे। क्या कह रही है ये? लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, मीन्स इस पिक्चर के लेफ्ट हैंड कॉर्नर जब आप देखोगे तो इधर वाला हो गया, जब मैं देखूंगा तो इधर वाला। तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे क्या है? इसकी जो है ब्रांच दिखने लगी। किसकी? ये लगता था किसी दरख्त की ब्रांच है, और मोस्ट प्रोबेबली लेफ्ट कॉर्नर आई थिंक दैट इज लाइक अ ब्रांच, ये जो चीज है ये एक ब्रांच की तरह, टहनियों की तरह है, पार्ट ऑफ ए ट्री, एक दरख्त का पार्ट था। बाल्सम और स्प्राउस, ये दो दरख्तों के नाम है। बाल्सम, याद रखना, बाल्सम या बाल्सम हो सकता है या स्प्रूस हो सकता है। इमर्जिंग एंड टू द राइट, किसमें? लेफ्ट में ये पेड़ थे। अब राइट में क्या है? हाफ वे अप, लेफ्ट राइट में हाफ वे अप जब जाते हैं, अपवर्ड्स की तरफ जाते हैं, तो क्या था? व्हाट ऑट टू बी अ जेंटल स्लोप,
हमें क्या दिखाई देता है? एक जेंटल स्लोप मतलब ऐसे ऐसे, स्टीप स्लोप मतलब ऐसे, तिरखा, तीखा, और ये जेंटल स्लोप, आहिस्ता स्लोप डाउन होता जा रहा है। एग्जैक्टली डल की इमेज ले लो आप, श्रीनगर में डल झील है, उसकी इमेज ले लो। जेंटल स्लोप वो पहाड़ियां ऐसे ऐसे धीरे धीरे नीचे आती है। ऐसे ही इन्होंने कहा जेंटल स्लोप, स्मॉल फ्रेम हाउस, एक छोटा सा घर बना है डल लेक के किनारे लगभग, वैसे ही आप समझो। उसके बाद इन द बैकग्राउंड देयर इज अ लेक, डल के अब इस घर के पीछे क्या है? डल, डल लेक, या वहां पर एक लेक था भी इसके पीछे है। एंड बियॉन्ड दैट सम लो हिल्स, हमेशा जो लेक होता है उसके पीछे चंद पहाड़ियां, छोटी छोटी पहाड़ियां, जैसे डल लेक के पीछे है श्रीनगर में पहाड़ियां, जबरमन हिल्स, वो हिल्स, और ये डल के आगे है ये घर। द फोटोग्राफ वॉज टेकन द डे आफ्टर आई ड्राउन, कह रही है जो ये पोइटस है, वो कह रही है कि ये फोटोग्राफ तब लिया गया जब मैं बह गई थी, मीन्स मैं डूब गई थी उस किसमें, उस लेक में, मीन्स मेरी लाश उस लेक में थी। उसके एक दिन बाद ये फोटोग्राफ है, ये कहानी फिक्शन है ये। उसके बाद क्या कह रही है पोइटस? आई एम इन द लेक, मैं किसमें थी? उसी पानी में। इन द सेंटर ऑफ द पिक्चर, जो पिक्चर की सेंटर है उसमें लेक भी है, उसी में मैं थी। जस्ट अंडर द सरफेस, इस वाटर के सरफेस के नीचे थी मैं। इट इज डिफिकल्ट टू से वियर, ये बहुत ही डिफिकल्ट बोलना था कहां पर थी मैं। प्रिसाइजली आर टू से हाउ लार्ज आर स्मॉल आई एम, हार्डली कहना, एग्जैक्टली कहना कि मैं कितनी बड़ी हूं या कितनी छोटी हूं, ये मुश्किल था, क्योंकि मेरी लाश जो तैर रही थी वो वाटर की सतह के नीचे थी। अब हम ऐसे ही कह सकते हैं कि कितनी बड़ी हो सकती है, एग्जैक्टली नहीं कह सकते, प्रिसाइजली नहीं बोल सकते एग्जैक्टली कि कितनी बड़ी थी या कितनी छोटी थी मैं, मेरी लाश। द इफेक्ट ऑफ द वाटर ऑन लाइट इज अ डिस्टॉर्शन, जो पानी पे सूरज की किरणें पड़ती है, स्कैटर्ड लाइट होती है, रिफ्रैक्शन होती है, तो उसकी वजह से क्या होता था, जो स्कैटर्ड और रिफ्रैक्शन डिस्टॉर्शन होता था इस पानी से लाइट का। बट इफ यू लुक लॉन्ग एनफ, इन चीजों की वजह से मेरी लाश नहीं दिखती थी वहां। बट इफ यू लुक लॉन्ग एनफ, इवेंचुअली यू विल बी एबल टू सी मी, अगर आप बहुत गहराई से देखते तब आपको मैं उस पानी में अंदर दिखती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं दिखी नहीं, आप लोगों को मेरी लाश नहीं दिखी। इसका लास्ट में ये मतलब होता है, अगर किसी की डेथ हो जाती है, दुनिया चलती रहती है, दुनिया नेक्स्ट डे तो चलती रही, लेकिन उनको ये नहीं पता था इसी पॉन्ड में, इसी लेक में उसकी लाश भी थी। दुनिया चलती रहती है फ्यूचर में, लेकिन लाश किसकी थी? जो बंदा गया उसी ने अपना मतलब सब कुछ खो दिया, बाकी दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये कहानी है, ये वुमेन को शो करता है, तो ये कहता है वुमेन, हाउ वुमेन गेट ऑप्रेस्ड, हाउ वुमेन गेट सप्रेस्ड, उसकी कोई चिंता नहीं करता है, उसको एज ए सबऑर्डिनेट बना रखा है, उसको एज ए घर के चार दीवारी में ही बांध के रखा है, बाकी वर्ल्डली उस पर कोई व्यू नहीं होता है, वर्ल्डली उसके इश्यूज हाईलाइट नहीं होते। यही इसका थीम, मेन मकसद है। बाकी थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। तो मुझे लगता है ये यूनिट कंप्लीट हो गया। आज शाम से हम स्टार्ट करेंगे, मतलब वाइज ऐप पे आ जाइए, जिसको भी समझना होगा डीप गहराई में, प्लीज वाइज ऐप पे आ जाइए। वाइज ऐप पे मैं इससे भी ज्यादा डिटेल में पढ़ाता हूँ, और उस पे को क्लास को ज्वाइन कीजिए। शाम को हम फर्स्ट यूनिट ले लेंगे, और उस पे यूनिट टेस्ट भी, मॉक टेस्ट भी लेता हूँ वाइज ऐप पे। तो यहाँ पर वो सब चीजें पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम रिक्वेस्ट, जो भी ये वीडियो वॉच करो उसको शेयर करो और बढ़ाओ, ताकि हर एक बंदा वाइज ऐप पे आ जाए, ताकि मैं उसका एग्जाम जो परसों 9 तारीख को, वो उसको इजी से इजी हो जाए और बेस्ट मार्क्स मिले। बाकी थैंक यू।